इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अलीगढ़ में दो समुदायों में विवाद की खबर है। जबरदस्त हंगामा वहां पर देखने को मिला है। ढाबे पर नॉनवेज खरीदने को लेकर के भिड़े दो पक्ष। वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाला है और पथराव में 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बवाल के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एडीजी वहां पर मौजूद हैं, डीआईजी वहां पर मौजूद हैं, एसएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात को काबू में किया है। डीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। तो अलीगढ़ के सराय सुल्तानी में सोमवार देर शाम दो समुदायों में पथराव की खबर सामने आई। ये घटना एक ढाबे पर बाइक खड़ी करने के विवाद में दो युवकों के झगड़े से शुरू हुआ। और बता दें आपको कि कुछ ही देर में वहां पर दोनों पक्षों के युवा जो थे वो आमने सामने आ गए। पथराव और मारपीट में दो युवकों को चोट आई है और देर रात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम युवाओं की भीड़ जो थी वो आगरा रोड पर जाम लगाए खड़ी रही। इतना ही नहीं, रात 12 बजे भी गली से गुजर रहे युवकों पर पत्थर फेंके गए, हवाई फायर भी की गए। और साथ ही साथ बता दें कि अलीगढ़ के जो डीएम है इंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने ये जानकारी साझा की कि कुछ लड़के हैं जो मीट की दुकान पर आए थे और उस दौरान उनके बीच कहासुनी हुई और फिर उसके बाद नौबत पथराव तक आ गई। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। दुकानदार और ग्राहक जो है वो अलग अलग समुदाय से बताए जा रहे हैं। तो इसी नजरिए से मामले को देखा जा रहा है। मामले में उचित कार्रवाई की बात प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। डीएम साहब को बुलाइए, यहाँ पर डीएम साहब को। ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं। फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सभी को आश्वस्त कर दिया गया है। देखिए, इसकी सूचना मिली थी अभी करीब 15-20 मिनट पहले। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहासुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, इसमें 2 बच्चों को पत्थर लगे हैं। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि 2 पक्षों के बीच की बात थी तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और पुलिस यहाँ सभी जगह गश्त कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस इलाके में सेक्टर प्रणाली भी हम लोगों ने लागू कर दी है और जो भी व्यक्ति इस मामले में अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं राजस्थान के झुंझुनू की। आपको बता दें कि यहाँ पर मूर्ति खंडित करने का मामला जो है वो सामने आया है। शिव मंदिर में एक मूर्ति को खंडित किया गया है। गणेश भगवान की मूर्ति ये बताई जा रही है, लेकिन लोगों ने युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने फिलहाल ये मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू स्थित उदयपुर वाटी में मंदिर की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक युवक को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, उसकी जमकर पिटाई की गई। पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस के मुताबिक मूर्ति को खंडित करने वाले युवक की उम्र 30 साल है और वो पागलों की तरह हरकतें करता रहता है। उसके मकान के पास एक शिव मंदिर है जिसमें उसने पत्थर फेंके और भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित कर दिया। उदयपुर वाटी के थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो पत्थर से गणेश भगवान की मूर्ति खंडित करने को लेकर स्थानीय लोगों ने मामला जो है वो दर्ज करा दिया है और इस शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस जो है वो इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का दावा कर रही है कि ये शख्स जो है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये पागलों जैसी हरकतें करता रहता है। शिव मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति अब इसने खंडित कर दी है। संज्ञान में आया कि पागलों की तरह हरकत करता है, पत्थर भी फेंकता है, कई बार कपड़े उतार लेता है और खुद के शरीर पे भी ब्लेड से चीरे लगा लेता है, नुकीले कोई वस्तु से शरीर को काट लेता है। इस तरह की हरकतें करता है पागलों टाइप की। इसे अपने खुद के परिवार वाले भी परेशान हैं। ये वार्ड नंबर 18 का रहने वाला है। इसके मकान के पास में शिव जी का मंदिर है, उसमें ये पत्थर फेंके हैं। इसने पत्थर फेंकने से गणेश जी की मूर्ति खंडित हुई है। इस संबंध में इसी के मोहल्ले वासी बिरजू स्नोफ बाबूलाल खटीक और ब्रजेश स्नोफ गिरधारी लाल खटीक ने
रिपोर्ट दी है मूर्ति खंडित करने की, जिस पर मुकदमा दर्ज होकर के अनुसंधान जारी है। वीडियो वायरल हुआ, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इस संबंध में इस युवक के परिवार वालों को रिपोर्ट देने के लिए कहा, जो अभी रिपोर्ट दी नहीं है। जैसी भी रिपोर्ट इसके परिवार वाले देंगे उस पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने मामला दर्ज शुरू कर लिया है। इंतजार है कि बाकी और लोगों की प्रतिक्रिया का, बाकी और लोग जाके इस मामले में क्या जानकारी साझा करते हैं, उसके बाद ही आगे कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये युवक जिसको पेड़ से उल्टा लटका करके पीटा गया, इस शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के मुताबिक पुलिस का साफ ये कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई हरकतें कर चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से जो हरकत की कि शिव मंदिर में जाकर के गणेश भगवान की मूर्ति खंडित की, उससे लोगों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा है ये। एटमी पावर होने के बावजूद आर्थिक मदद मांगना शर्मनाक है। हमने 3 जंग भारत से लड़ी और ले लिया है सबक। तो क्या पाकिस्तान अब ये सबक ले चुका है? और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं कि भारत से लड़ना पाकिस्तान के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा है, और जो भारत से व्यापार संबंध पाकिस्तान ने खत्म किए, उसके बाद जो पाकिस्तान की स्थिति हुई है वो जग जाहिर है। बिल्कुल, कहा जाता है कुंदन की मुसीबत के वक्त में अपनों का ख्याल आता है, और जो हमेशा आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, उसी का ध्यान सबसे पहले आता है। और शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है कि कैसे भारत के साथ 3 युद्ध उसने लड़े, 3 जंग लड़ी, और उसके बाद उसने कैसे सबक लिया, वो सबक उसे अब याद आ रहा है। तो ये आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा जो है वो सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एटमी पावर होने के बावजूद आर्थिक मदद मांगना शर्मनाक है। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कबूलनामा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने 3 जंग भारत से लड़ी, लेकिन उससे हमें सबक मिल गया है। तो ये आज उन 3 जंगों को याद कर रहे हैं जिसको लेकर के कभी अपनी बगलें फुलाया करता था पाकिस्तान, और लगातार हमलावर होने की कोशिश किया करता था भारत के ऊपर। लेकिन अब मुसीबत के वक्त में कौन उसके साथ खड़ा है? ऐसे में अगर उसकी नजर कहीं टिक रही है तो वो है सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के एक नेता हुआ करते थे कि एटमी पावर जरूर बनेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। ये पाकिस्तान के एक नेता का कहना था, और वही नौबत आ गई है। एटम बम तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन घास की रोटी खाने की नौबत पाकिस्तानियों के सामने आ गई है। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बेहद शर्मनाक है कि आप एक एटमी पावर हैं, फिर भी देश देश जाकर के उन्हें आर्थिक मदद मांगनी पड़ रही है, लोन मांगना पड़ रहा है, और ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। शहबाज शरीफ खुद पाकिस्तान के लिए ये कह रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज जी जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। एक बार उनके पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी, पाकिस्तान आज ये कबूल कर रहा है कि 3 जंग हमने लड़ी, लेकिन हमने भारत से सबक ले लिया, और इस वक्त वो जूझ रहा है जिन हालातों से, ऐसे में भारत की याद आना और भारत की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बिल्कुल साफ साफ कि ये वही पाकिस्तान है जो हर बार ये कहता रहा है कि जितनी भी जंगें हमने लड़ी हैं उनमें सब में हमने जीत हासिल करी है, और ये है और वो है। आज की परिस्थिति पाकिस्तान की जिस प्रकार की है, खास करके उनकी आर्थिक स्थिति, उससे वो अपने घुटनों पर आए हैं। और ये जो आज जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ का, इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो उनके अपने इंटरनल लोगों का दबाव जो उनके ऊपर बढ़ रहा है। जी देखिए, आप आज किस प्रकार से पाकिस्तान की आवाम की भाषा बदल रही है, चाहे वो आवाम पीओके में हो या और कहीं पाकिस्तान के किसी अन्य हिस्सों में हो, वो लगातार ये बात करते चले जा रहे हैं कि भारत ने किस तरह से अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है, और किस तरह से हम लोगों को, एक मैंने सुना था कहीं, एक उनके किसी ने कहा था कि भारत को तरक्की का चस्का लग गया है। ये जब वो बात देखते हैं कंपैरिजन कि 7 साल दोनों मुल्क आजाद हुए और हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, बिल्कुल, तो ये उनका बिल्कुल साफ अर्थ यही है कि वो आज इस बात से निश्चित हो गए हैं कि हम लोगों ने हर बार गलती करी है, हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से हमें मार पड़ रही है। अनुज जी, एक प्रधानमंत्री जो बात स्वीकार कर रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने तो यही बात कही थी कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो एटम बम तो है अब पाकिस्तान के पास, लेकिन घास की रोटी खाने की नौबत भी वहां की आवाम को आ गई है।
बिल्कुल आप यही देखिएगा, आप एटम बम बना के घास की रोटी खा लेंगे, ये कहना आसान नहीं है। ये बात भी उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि महाराणा प्रताप से चुरा करके बोली थी। उनके पास और कोई चारा नहीं था उस समय भी, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे 71 की लड़ाई में बुरी तरह से मार खाने के बाद कि भारतवर्ष से कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई करना उनके लिए संभव नहीं है, उनके औकात में नहीं है। तो उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम एटमी ताकत बनेंगे ताकि इस प्रकार की मुंह की दोबारा ना खानी पड़े, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही थी कि हम भारतवर्ष को और किसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर के तरीके से और डेथ बाय 1000 कट्स, उन्होंने एक शब्द और कहा था कि उसकी तरीके से हम लोग भारतवर्ष को परेशान करते रहेंगे। उस परेशानी को करने के लिए उनका इतना आर्थिक नुकसान हुआ है। और ये जो तमाम परिस्थिति आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक रूप से, वो इसीलिए है कि वो पिछले 30-40 सालों से 50 सालों से लगातार भारतवर्ष में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म के हिसाब से हो, चाहे वो काउंटरफिट करेंसी शिफ्ट करने के हिसाब से हो, या और कोई तरीके से हो। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से वो भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उनको नहीं मिल रही है भीख। उसकी वजह यही है कि भीख भी वो देने वाले हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग होगा। बिल्कुल, लेकिन पड़ोसी के साथ लड़ना उन्हें समझ में आ गया कि पड़ोसी के साथ आपने जो लड़ाई लड़ी वो बेहद खतरनाक थी आपके लिए, आपकी हालत उससे खराब होती गई और अब स्थिति यह है कि घास की रोटी खाने की नौबत पाकिस्तानियों को आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जब भारत ने खत्म किया तब पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते खत्म कर दिए थे। वहां पर भी बड़ी भूल की है पाकिस्तान सरकार ने। अगर ये रिश्ते कायम रहते, दोनों के बीच व्यापार चलता रहता, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो चुका है वो उसमें थोड़ी सी राहत पाकिस्तान को मिलती। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के सीकर में पारा पहुंचा है माइनस में, सीकर का तापमान -4.7 डिग्री तक लुढ़क गया है। तो शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा शेखावटी जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान के सीकर की, जहां का तापमान -4.7 दर्ज किया गया है। तो शीतलहर की चपेट में पूरा जो शेखावटी है वो नजर आ रहा है। देखिए आप किस तरीके से जो फसलें हैं वहां पर वो भी बर्फ की चादर के नीचे बिछी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ बर्फ की हल्की चादर, हल्की परत। देखिए जो रेलिंग है, जो ग्रिल्स हैं, सब इस वक्त हर किसी चीज को वहां बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। जो फूल पत्तियां हैं, जो बागवानी लोग वहां पर करते हैं या जिनके खेत खलियान हैं, वो भी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो तापमान का हाल यह है कि -4.7 जो है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरीके से शीतलहर की चपेट में बर्फबारी में पूरा जो शेखावटी है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान के सीकर की ये तस्वीर है जहां का तापमान -4.7 दर्ज किया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक युवक जो था वो राहुल के पास पहुंच गया और युवक ने राहुल के गले लगने की कोशिश की। बड़ी खबर, अहम खबर। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सुरक्षा में सेंध की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने राहुल के गले लगने की कोशिश की। सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए एक युवक राहुल गांधी के बेहद करीब पहुंच गया और वो राहुल गांधी के गले लगने का प्रयास भी करता हुआ देखा गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो जैकेट पहने युवक दिखाई दे रहा है वो सुरक्षा घेरा तोड़ करके राहुल गांधी के बेहद करीब पहुंच गया। वो राहुल गांधी से गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उस युवक को वहां से हटाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी सामने आई थी जब कर्नाटक के वो दौरे पर थे। तो वहां पर एक युवक प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंच गया था। तो रोड शो और इस तरह की रैलियों में जो वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ती है, क्योंकि सुरक्षा घेरा तो जरूर होता है लेकिन वहां पर किसी के लिए भी आसान होता है इन वीवीआईपीज के बेहद नजदीक पहुंचना। और यही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। पंजाब में आज भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन है, इस दौरान ये तस्वीर सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुंदन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी हमेशा अपनी यात्रा के दौरान ऐसे ही लोगों से मिल रहे हैं। लोग ऐसे ही अचानक से आकर के एंट्री करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और राहुल खुद गले मिलते हुए, फोटो खिंचवाते हुए नजर आते थे। चलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। वो क्या कहते हैं, क्या टास्क देते हैं,
अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो कल इसका आगाज हुआ है और आपको बता दें कि जेपी नड्डा के संबोधन से आगाज हुआ, लेकिन इसका समापन जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल बहुत कुछ अहम खास बातें जो थी, क्योंकि ये जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है इसमें बहुत कुछ तय होगा। 2023 में जहां जहां विधानसभा चुनाव है उन पर पूरा फोकस है, साथ ही साथ 2024 की रणनीति कैसे बनाएगी बीजेपी अभी से इस कवायद में जुट गई है और लिहाजा तमाम बड़े लीडर्स जो है, तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कल एक और बड़ी बात सामने आई थी निकल करके, जब पहली बैठक हुई और उसके बाद में जब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुई तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हर विधानसभा की एक एक सीट जीतना हमारा लक्ष्य है। इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक चौबे जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सीधा दीपक चौबे का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अभी तस्वीरें हमें नजर आ रही थी। फिलहाल वहां पर कौन कौन पहुंचा हुआ है और आज का एजेंडा क्या रहने वाला है दूसरे और अंतिम दिन? जी देखिए, अगर बात की जाए नीता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाकी जो केंद्र मंत्री वो करीब अगर बात की जाए तो 36 केंद्र मंत्री जो हैं वो पहुँच चुके हैं। 12 मुख्यमंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं। 5 राज्यों के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और करीब अगर बात की जाए तो 350 से ऊपर जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और अगर बात की जाए तो आज जो पटिशन की बात हो रही है कि देखिए, जो गुजरात में जो जिस जीत का जो मलमूत्र जो मंत्र दिया था उन्होंने CR पाटिल ने, वो आज अभी पटिशन देंगे और करीब 10 बजे थोड़ी देर में ही वो बताएंगे किस तरीके से गुजरात में जो है वो भव्य जीत हुई थी। उसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर G20 को लेकर वो फिर अपना बयान देंगे कि किस तरीके से आगे G20 में जो है जो बाकी जो देश के जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से उनका स्वागत करना है और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 प्रस्ताव है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उन पर भी आज आखिरी मोहर लग सकती है। और लगातार अगर बात की जाए तो जो कम बूथ थे, जो अगर बात की जाए तो जो कमज़ोर बूथ थे, करीब 72,000 बूथ थे, उनको अब बढ़ा दिया गया है। अब वो 1,20,000 से ऊपर हो गए हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी अब 2024 की तैयारियों में लग चुकी हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी जो है वो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसकी भी तैयारियों को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। और जाहिर सी बात है कल 4 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी क्या कहते हैं ये देखना बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कब होने वाला है, कितने बजे? जी देखिए कुंदन, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे के बाद कभी भी वो उनका भाषण हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि अभी देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो थोड़ा सा मीटिंग लेट हो सकती है। तो 4:30 बजे के बाद कभी भी प्रधानमंत्री का भाषण होगा और उसमें देखना है कि वो कार्यकारी के जो सदस्य हैं उनको वो जीत का क्या मंत्र देते हैं, चाहे वो 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो क्या कहते हैं। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक में भी कह चुके हैं कि जो सांसद हैं या फिर जो जिला अध्यक्ष है या फिर अध्यक्ष है वो जनता के बीचों में जाए, जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जाए। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो कैडर पार्टी है और लगातार वो संगठन को लेकर चलती है। जब अगर बात की जाए तो देखिए चाहे वो बूथ लेवल का हो या पन्ना प्रमुख हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, इन माहिरों में बीजेपी बहुत आगे है। अगर बात की जाए तो उसके जो जिला अध्यक्ष है या फिर पन्ना प्रमुख होते हैं या फिर बूथ अध्यक्ष होते हैं, उन मामलों में अभी बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि लगातार ठीक है दीपक, शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए फिलहाल आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के आखिरी दिन आखिरी लम्हों में क्या कुछ कहते हैं और क्या जीत का मंत्र देते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।